नमस्कार जयशंकर जी, स्वागत है आपका ओटीवी में। ये हमारा खुशनसीबी है कि आप हमें वक्त दिए। जानना चाहेंगे कि देश के विदेश मंत्री मेरे सामने बैठे हैं। आजकल बीजेपी का एक एडवर्टाइजमेंट टीवी में चल रहा है। एक बेटियां अपने पापा से बोल रही है, पापा मोदी जी ने वार रुकवा दिया और हमारा एवैक्यूएशन आराम से हो गया। ये क्या हुआ था एग्जैक्टली? और क्योंकि उस दौर में जो ऑपरेशन गंगा चल रहा था, उड़ीसा में भी 400 से ज़्यादा बच्चे आए थे। हाँ। ये 2 बार हुआ था उस समय। आप जानते हो ऑपरेशन गंगा चल रहा था वहाँ। पहली बार जब हुआ, एक जगह था, वहाँ से हमारे विद्यार्थी जो हैं शहर छोड़ के एक सेफ़ जोन में जा रहे थे, जो हमें बताया गया कि सेफ़ जोन है। और अचानक वहाँ जहाँ जा रहे थे रास्ते में फायरिंग, माने आर्टिलरी की फायरिंग हुई। तो उस समय प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की और उनको बताया कि हमारे लोग उस रास्ते से जा रहे हैं, तो वहाँ जाना है, तो ये सेफ़ जोन है, तो यहाँ कृपया फायरिंग ना करें। तो उसके कारण वो फायरिंग नहीं हुआ। फिर वो लोग वहाँ पहुँच पाए। वहाँ हमने बस भेजा था, वहाँ से निकाल के हम ले आए। दूसरा अवसर जो था वो एक और शहर में, ये और उत्तर की तरफ था। वहाँ जो था बहुत ही जटिल स्थिति थी, क्योंकि वहाँ रूस और यूक्रेन के अलावा कुछ और भी लोग थे जो प्राइवेट, वो मिलिशिया, इनफॉर्मल मिलिशिया टाइप लोग थे। तो आपस में बहुत फायरिंग हो रही थी और वहाँ के बच्चे बहुत परेशान थे। ये और ज़्यादा समय हो चुका था, तो उनकी टेंशन ज़्यादा थी। तो हम लोगों ने बहुत उनको प्रोत्साहित किया कि नहीं, आप आइए, हमने पूरा इंतज़ाम किया है। एक समय ऐसा भी था कि वो हॉस्टल से निकले, हम लोगों ने बस का बंदोबस्त किया था, बस तक पहुँचे, बस में बैठ भी गए थे और फिर फायरिंग शुरू हुई, फिर वापस गए अंदर। तो बच्चों में बिल्कुल वो विश्वास नहीं था कि अगर हम आएंगे तो हमारे लिए डेंजर होगा, उनको लगा। तो इसीलिए हमने 2 चीज़ें की उस समय। एक, खुद मोदी जी ने प्रेसिडेंट पुतिन से रशिया में और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, उनसे भी बात की और उनको कहा कि देखिए, हमारे ये बच्चे फंसे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इनको माने युद्ध विराम करिए उस एरिया में और हमें निकालने का एक रास्ता बताइए। तब भी वो जो विद्यार्थी जो हैं, वो उनको विश्वास नहीं था कि ये हो सकता है। तो हम दिल्ली से हम लोगों ने 2 सीनियर अफसर भेजे भी यहाँ से, तो वहाँ तक गए वो लोग। हाँ, और वो रास्ता जो है वो हम लोगों ने तय किया कि कौन से रोड में किस टाइम पे आएंगे। तो फिर बसेस को जाना, क्योंकि वहाँ बसेस भी नहीं थी, तो बसेस गई वहाँ, नज़दीक में हमारे अफसर लोग भी गए। तो जो रास्ता जो तय हुआ उसके थ्रू ये लोग आए। तो ये माने ये हुआ था। मैं खुद साक्षी हूँ, मैं फ़ोन कॉल का भी साक्षी हूँ, उनके बाहर निकलने का भी हूँ। जब वो निकल रहे थे, हमारी फोन पे कोऑर्डिनेशन कैसे चल रहा था? पीएमओ, वहाँ के एम्बासी, एमईए, और उस टाइम में आपके लिए सबसे ज़्यादा कठिन स्थिति कौन सी थी? नहीं, देखिए, जब तक सब लोग निकले नहीं, तब तक टेंशन तो था, क्योंकि हम एक किस्म से सबके साथ इमोशनली जुड़ गए थे ना। तो हमें लगा कि अरे, ये तो हमारे परिवार के लोग हैं। तो इसको मैं कहूँगा, एक किस्म से इतना टेंशन था और इतना माने डेंजर भी था जी, कि सब लोग जो है, हमारी पूरी टीम, उनको लगा कि ये हमारे लिए एक मिशन है। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता था कि शुरू में जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री खुद मीटिंग लेते थे। बीच बीच में उस समय चुनाव भी चल रहा था, पर हर दिन, जैसे कभी वो चुनाव के समय में कभी बाहर भी जाते थे, अगर वो खुद मीटिंग में नहीं थे, अगर दिल्ली में थे तो रोज़ मीटिंग होती थी, उनके यहाँ मीटिंग होती थी। अगर नहीं थे, बीच बीच में कुछ दिन थे ऐसे, जितना भी लेट हो रात को आते थे, मुझे फ़ोन करते थे, रिपोर्ट लेते थे, जाने के पहले अगले दिन रिपोर्ट लेते थे, बीच में कहीं समय मिला तो वहाँ फीडबैक लेते थे। तो वो बिल्कुल इसको ट्रैक करते थे। ये इसलिए संभव हुआ कि हमारा वर्चस्व बढ़ा है पूरे विश्व में, और क्योंकि वार को रुकवाना प्रधानमंत्री जी फ़ोन किए और वो भी दोनों वहाँ के जो राष्ट्रीय मुख्य माने, ये कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, एक तो
मैं कहूँगा दुनिया में लोग पर्सनली मोदी जी को मानते हैं। और आप तो ये उदाहरण दे रहे हैं, पर आपने और भी देखे होंगे कि जहाँ कहीं वो जाते हैं, जो प्रेसिडेंट बाइडन होते हैं या ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, या एक हम पैसिफिक आइलैंड में गए थे, वहाँ तो उन्होंने उनके एयरपोर्ट में पाँव भी छू ली। आज उनकी बहुत रेस्पेक्ट है, क्योंकि लोग देखते हैं कि 10 साल उन्होंने देश में कितना परिवर्तन उनके कारण हुआ है, उनके विजन के कारण हुआ है। दुनिया में उनकी जो है लोग कदर करते हैं, क्योंकि जो भी उनकी जो सुझावें होती हैं या पोजीशन जो उनकी होती है, उनकी नीति होती है, वो भी लोग सकारात्मक तरीके से देखते हैं कि एनवायरनमेंट का हो या आतंकवाद के ख़िलाफ़ हो या कहीं तनाव का सिचुएशन हो, वो लोगों को समझाते हैं। तो वो वर्ल्ड स्टेट्समैन हैं एक किस्म से। तो जब वर्ल्ड स्टेट्समैन उनकी कुछ माने रिक्वेस्ट होती है तो उसको तो वजन दिया जाता है ना। जैसे जी आप IFS में रहे हैं, डिप्लोमेट रहे हैं, एम्बेसडर रहे हैं, अभी विदेश मंत्री भी हैं। पहले के सरकार में विदेश नीति, अभी के विदेश नीति में बड़ा अंतर क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं 4-5 इसके पहलू आपको मैं समझा सकता हूँ। एक तो जिसकी आप बात कर रहे हैं कि पहले भी हमारी डायस्पोरा, हमारी जो भारतीय मूल के लोग जो थे, भारतीय मूल के लोग और हमारे नागरिक तो अलग लीगली अलग कैटेगरी में हैं। एक जो है करीब 18 मिलियन है, एक 17 मिलियन, मोटा मोटा आप मिला लीजिए कि 3.5 करोड़ दोनों मिला के आधे हैं। पहले जो है जब वो जाते थे, पहले भी जाते थे, 14 के बाद नहीं गए सब, तो जाते थे। कभी कभी हमारे राजनीतिक नेता जो हैं कहीं बाहर जाते थे तो कुछ लोगों से मिलते थे, पर उनके साथ ऐसा कोई जुड़ाव नहीं था पहले। ये अगर आप पूछें कि कब आया परिवर्तन, मैं कहूँगा जब ये आपको याद होगा वो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में जब मोदी जी का वो भाषण हुआ ना, वहाँ से वो मैसेज गया सबको कि वो मोदी जी सचमुच मानते हैं कि नागरिक हों या हमारे भारतीय मूल की समुदाय हो, कि हमारा रिश्ता जो है ये खाली पासपोर्ट का नहीं है, ये खून का रिश्ता है। और हम जो हैं उनकी जो भी चिंताएं हैं, उनके जो विषय हैं, हम इसको ज़रूर दुनिया के सामने या उस देश के सरकार जो है उचित तरीके से उनके सामने रखेंगे। उनके कोई हित हों तो उस पर ज़रूर हम ध्यान देंगे। तो ये जो मैं देखता हूँ कि देश के बाहर लोगों और कुछ जितने भी व्यस्त हों मोदी जी, ये मैंने देखा है कि वो ज़रूर उनके लिए समय बनाते। और मैं ये भी कहूँगा कि जो दुनिया में देखिए, ये भी कभी कभी हम लोग दबाव में आते हैं, हम कोशिश तो की जाती, तो इसमें कैसे दृढ़ता से दुनिया का सामना करना। जैसे अब तेल लेने का विषय हुआ रशिया से, तो उनके मेरे लिए इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर थे कि भारत का कंज्यूमर उसको कभी भूलना नहीं, उसके हित को सामने रखो। तो इसीलिए मैंने बहुत क्लियर स्टैंड लिया उसमें। पर पहले की सरकारें जो हैं झुक जाती थी। तो अभी आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, बॉर्डर की बात करें, टेररिज्म की बात करें, डायस्पोरा की बात करें और ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करें, मैं कहूँगा हर क्षेत्र में, हर पहलू में आपको ये फ़र्क दिखाई देता है। अगर हमारे पड़ोसी की बात करें तो आपके लिए चिंताजनक ज़्यादा चीन है या पाकिस्तान है अभी के हालात में? नहीं, देखिए हमारे लिए जो है वो है, हमें जो भी चुनौती है उसको सामना करना है। ये नहीं कि ये ज़्यादा है, वो समय पे डिपेंड करता है। लेकिन गलवान के बाद कुछ एरिया में पेट्रोलिंग अभी भी नहीं हो पा रही है। नहीं, क्योंकि गलवान के बाद क्या हुआ कि दोनों फौजें जो हैं अपने परमानेंट बेसिस में गई हैं। ये पहले की परंपरा थी 1958 से। जब भी कोई क्लैश हुआ या टेंशन हुआ, जो समझौता निकला कि आप भी अपने परमानेंट बेस में जाओ, हम भी जाएंगे। तो जो गलवान में हुआ वो पहले 1950s में भी हो चुका था, 70s में भी हुआ, 80s 90s में भी हुआ। और क्योंकि शहबाज शरीफ जी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, क्या हम ये मान के चलेंगे जैसे कि मोदी जी के साथ नवाज शरीफ जी के साथ उनका अच्छा मिलाप था पहले, 2015 में भी अचानक पहुंच गए थे लाहौर,
तो क्या अभी फिर से डायलॉग शुरू हो सकती है पाकिस्तान के साथ, ये हम उम्मीद रखें? नहीं, देखिए, हमने कभी डायलॉग मना नहीं किया, पर हमने ये बहुत क्लियरली कहा है कि आपको आतंकवाद बंद करना ही होगा। अगर आप बात करना चाहते हैं, ज़रूर हम आतंकवाद के बारे में बात करें ना। ये नहीं कि हम आतंकवाद को साइड में करें और बाकी विषय पर बात करें जैसे पहले की सरकार करती थी। मुख्य मुद्दा क्या है? आतंकवादी है ना। तो अगर मेन चीज़ पर आप बात नहीं करेंगे तो बाकी सब दिखावा है ना। लेकिन आप अभी होपफुल हैं शहबाज शरीफ जी? होपफुल, देखिए, हम तो शुरू से कहते आए कि हमने कभी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान को दूर रखेंगे, बात नहीं करेंगे, बल्कि हमारा कहना है कि वो हमारे पड़ोसी हैं। पर पड़ोसी ये थोड़ी मान सकता कि मेरा हक है आतंकवाद करने का। तो विषय जो है बात करना या नहीं करने का नहीं है, आतंकवाद करने या नहीं करने का है, ये आप समझिए। जैसे पूरे विश्व में अभी वार का सिचुएशन चल रहा है, इजराइल हो, यूक्रेन हो, जो भी हो, उसमें भारत का अर्थनीति के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो उसे कैसे आप सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं? इंपोर्ट भी अफेक्टेड हुए थे? नहीं, इंपोर्ट ट्रेड थोड़ा अफेक्टेड हुआ था, पर इसमें अलग अलग, क्योंकि अलग क्षेत्रों में अलग चीज़ें हो रही हैं। अब जो रशिया यूक्रेन का जो मेन हम पे जो असर जो हुआ है वो था तेल का हुआ था, और हमने जो है अपना रास्ता ढूंढा, उसमें हम दबाव पे झुके नहीं, और उसके कारण, नहीं तो आप जो हैं 25, आप हर लीटर पे 25 रुपये और दे देते अगर हम वहाँ खड़े नहीं होते तो मैं लोगों को कहता हूँ कि आम नागरिक को समझना चाहिए कि विदेश नीति जो है उसके रोज़ के जीवन पे इसका इम्पैक्ट असर होता है जी। कि आपको लगता है कि ये मंत्री या ये प्रधानमंत्री इस विषय पे मजबूत खड़े, पर वो इसीलिए खड़े हैं क्योंकि हमें घर में इन्फ्लेशन नहीं चाहिए, हमें अपने लोगों को इन्फ्लेशन से बचाना है, ज़्यादा पैसे नहीं देने पेट्रोल के। तो वहाँ तो हमने वो निर्णय ले लिया। अभी जो खाड़ी और जो रेड सी वगैरह में जो चल रहा है, वहाँ ये अटैक्स हो रहे हैं, शिपिंग पे अटैक्स हो रहे हैं। तो हमने जो है हमारे नौसेना को डिप्लॉय किया, हमारा 21 हमारे जहाज़ हैं, और वो जो हैं स्थिरता के उनका लक्ष्य है कि वहाँ अटैक्स कम हों। जो ऐसे कुछ जहाज़ हैं उनको उनकी एक किस्म से सर्चिंग करनी पड़ती है, उनको उन पे चढ़ना पड़ता है और उनकी तलाशी लेनी पड़ती है। तो उस पे हम लगे हैं। हमारी आशा तो है कि तनाव जो है कम होगा, ये थोड़ा समय तो लगेगा, पर ओवरऑल अभी दुनिया में अगर आप देखें कि बहुत सारे ऐसे घटनाएं हो रहे हैं, ऐसी धाराएं हैं कि अस्थिरता बढ़ेगी, मुझे लगता है तनाव भी बढ़ेगा, और इसमें चुनौतियां भी हैं, अवसर भी हैं। चुनौतियां ऐसे हैं जैसे मैंने आपको बताया, अवसर भी हैं कि बहुत जो जैसे मल्टीनेशनल कंपनी, जो पश्चिमी देशों के कंपनी जो हैं, वो अब चाहते हैं कि भारत जैसे देश में अब प्रोडक्शन यहाँ शुरू करें। तो आप बड़ी मात्रा में आप देख रहे हैं कि FDI भी बढ़ रही है, जो फॉरेन बिजनेस जो है यहाँ, क्योंकि मोदी जी ने एक चीज़ कहा है कि अगर आपको इंडिया के साथ काम करना है तो आप मेक इन इंडिया बनाइए, कि हमारा मार्केट आपको ऐसे मुफ्त में नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ प्रोड्यूस करिए इसको। तो हम चाहते हैं कि भारत जो है दुनिया के लिए एक प्रोडक्शन बेस बन जाए, कि युवा पीढ़ी के लिए एक नई रोजगारी का अवसर उनके लिए हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो तनाव के बीच आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी। जैसे अगर जी उड़ीसा की बात करें, आप उड़ीसा में आए हैं, पहले उड़ीसा से बहुत सालों पहले लोग ट्रेड करने के लिए जाते थे, जावा, सुमात्रा, बाली यात्रा भी बहुत मशहूर है, आपको पता है? हाँ। तो अभी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर जैसे मोदी जी आए हैं, कैसा काम अभी आगे क्या चलने वाला है, उसके लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक्ट ईस्ट जो है
हमें लगता है कि उड़ीसा जैसे स्टेट जो है, जहाँ के लोग, क्योंकि मैं कहता हूँ कि मेरे साथ बहुत स्टूडेंट्स जो फिर मेरे जो साथ जो पढ़े हैं, बहुत लोग जो हैं उड़ीसा के थे, JNU में हैं, उड़ीसा के थे। तो यहाँ के लोगों की टैलेंट, यहाँ की स्किल, और हम अलग अलग जगह देखते हैं, मैं विदेश में भी देखता हूँ कि लोग जो हैं बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत स्किल्ड हैं। यहाँ रिसोर्सेज बहुत हैं, नेचुरल रिसोर्स का भंडार है यहाँ। हाँ, तो यहाँ चाहिए वो माहौल चाहिए, वो बिजनेस एम्प्लॉयमेंट का माहौल चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का जो जिस तरीके से शासन होना चाहिए, सुशासन होना चाहिए, उसकी ज़रूरत है। अगर माहौल, आप मानते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट में वो नहीं हो पा रहा है? आप नतीजा आप ही देख रहे हैं। मैं तो यहाँ तो आया हूँ अभी, आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, आपको तो मेरे से अच्छा पता है इस पर। तो अगर उड़ीसा की प्रगति, क्योंकि पूरे देश की अपेक्षा है उड़ीसा के बारे में, क्या मानते हैं भाजपा उस स्थिति में है कि यहाँ पर सरकार बना पाए इस बार? देखिए, हमारी कोशिश तो होगी, और मुझे लगता है कि मैं इस चुनाव के दौरान मैं काफ़ी राज्यों में मैं दौरा कर चुका हूँ। ऐसी जगह हैं जहाँ 5 साल पहले, 10 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि भाजपा को वहाँ कुछ भी सपोर्ट मिल सकती। मैं सचमुच कहता हूँ कि कमल ज़रूर खिलेगा दक्षिण, आप देखेंगे इसको। तो यहाँ जो है भाजपा की पोजीशन अच्छी है, मजबूत है, इसको आगे ले जाना। लेकिन यहाँ रूलिंग पार्टी के साथ आपका फ्रेंडली रिलेशन रहा है, तो वो एक कन्फ्यूजन स्थिति बना हुआ था। देखिए, वो अलग विषय है, पॉलिटिक्स में हो जाता है ना। पर अभी जो है, अभी वोटर के सामने विकल्प उनको दिखाई दे रहा है कि अभी की रूलिंग पार्टी और हम लोग भाजपा के लोग, यही आपका चॉइस है ना। तो इसमें आप बताइए, अगर आप निराश हैं, अगर आप असंतुष्ट हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी जो अपेक्षा जो है उसके मुताबिक प्रगति नहीं हुई, तो आप चेंज तो चाहेंगे। तो चेंज की पार्टी कौन है? और चेंज की पार्टी खाली आप माने ये कहने की बात नहीं है, ये वैसा चेंज है जिसका मॉडल आप दिल्ली में देख रहे हैं। और उड़िया अस्मिता को मेन मुद्दा बना हुआ है भाजपा इस बार, इसके बारे में कुछ बनना चाहें? क्योंकि मोदी जी का कहना है कि उड़िया अस्मिता खतरे में है। नहीं, देखिए, उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा की संस्कृति, इसकी विरासत, इतिहास, माने उड़ीसा का गर्व जो है, ये पूरी भारत जो है इसको पहचानती। इसीलिए मैं लोग को कहता हूँ कि भाई G20, जैसे आप, मेरे ख्याल आपको भी मैंने कहा, G20 का हमने, अगर हमको एक ब्रांडिंग पिक्चर चाहिए था दुनिया के सामने रखने के लिए, मोदी जी ने उनके सामने बहुत विकल्प थे। उन्होंने क्या चूज़ किया? वो कोणार्क चक्र चूज़ किया था। तो उसमें तो वो आप देखिए, और मैं ये अभी की चुनाव की बात नहीं, ये पहले से, तो उनके मन में और हम सब के मन में है कि ये माने हम उड़ीसा की जो इज़्ज़त, जो कदर जो हम करते हैं, तो ऐसे राज्य में ये तो स्वाभाविक है। तो कि आगे, अगर राज्य को आगे बढ़ना है, तो लोकतंत्र में प्रतिनिधि जो कौन होते, लोकतंत्र के प्रतिनिधि ब्यूरोक्रेसी थोड़ी होती, ये तो लोगों से निकलते हैं ना ये लोग। चलिए, इशारों में आपने बहुत कुछ बोल दिया। जैसे कि जी आखिर में एक सवाल, क्योंकि बहुत सारे उड़िया दर्शक देख रहे हैं, यहाँ पर आपने बताया कि 20 पासपोर्ट सर्विस सेंटर खुले हैं, एक पासपोर्ट ऑफिस भी है भुवनेश्वर में, तो यहाँ पर 1.25 लाख से ज़्यादा हर साल जाते हैं बाहर कई देश, तो क्या और कोई फैसिलिटी बढ़ाने की सोच में है? हम जो हैं, जो अभी जो फैसिलिटीज़ हैं उसकी तरक्की, उसकी इम्प्रूवमेंट, उसकी एफिशिएंसी, वो तो हम बढ़ाते जाएंगे। और आपने ये भी देखा कि आज अगर आपको पासपोर्ट चाहिए, जितने 10 साल पहले जितना आपको पेपर वर्क करना पड़ता था, उससे आप बहुत कम करना पड़ता है। आप 2-3 ड्राइविंग लाइसेंस दे देते हैं, आधार दे देते हैं, बैंक अकाउंट दे देते हैं, उससे आपका काम हो जाता है। और जो स्पीड जो होती है, पहले पुलिस वेरिफिकेशन में बहुत समय लगता था, वो भी हमने एक सिस्टम बनाया उसके लिए, वो भी बहुत जल्दी हो जाता है। कलेक्शन में लोग बहुत परेशान होते थे, किसी को पासपोर्ट चाहिए, मान लीजिए उड़ीसा के कोई कोने में है, उसको भुवनेश्वर आना पड़ता था, तो उसमें बेचारे को
1 दिन 2 दिन आने जाने में, बीच में तलाशी करने में 2 दिन और लग जाते थे। वो भी हमने निपट लिया कि हर क्षेत्र में हमने अब एक सेवा केंद्र खोला है। अब आगे जो हमें करना है, इनको हम किस तरीके से, इनकी एफिशिएंसी, इनकी स्पीड हम कैसे बढ़ाएं। फिर ये भी है कि हम आगे सोच रहे हैं कि हम डिजिटल पासपोर्ट कि तो उसमें चिप लग सकता है, लग नहीं सकता, लगेगा, चिप लगेगा, तो ये एक नई जनरेशन की पासपोर्ट आएगी। और इसके लिए ये पब्लिक को भी इसका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ खो हो जाए या आप कहीं जा रहे हैं तो तुरंत आपका पासपोर्ट कोई और उपयोग नहीं कर पाएगा। तो पासपोर्ट का जो मैं कहूँगा उसकी जो वैल्यू जो है, कीमत जो है, वो भी बढ़ेगी सर। तो और जो जब लोग बाहर जाते हैं उसकी भी हमें प्रक्रिया बनानी चाहिए। तो एक रिफॉर्म जो मोदी जी लाए थे कि जैसे अब मुझे पता है कि उड़ीसा से बहुत लोग खाड़ी में जाते हैं, गल्फ़ में जाते हैं, और कभी कभी ऐसे फंस जाते हैं कि उनके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई घायल हो जाता है, कोई किसी के पास कोई केस लग जाता है, पैसे नहीं है, किसी का आने में मुश्किल हो जाती है। तो हमने ऐसे फ़ंड बनाया है कि ऐसे लोगों को हम कैसे हेल्प करें। और मैं कहूँगा आज तक करीब, जब से हमने फ़ंड बनाया, उड़ीसा से करीब 500 लोग 600 लोगों का इसमें हेल्प हुआ है। और जो ऑपरेशन जो बाहर होते हैं, कुछ भी होता है, ये हमारी मोदी जी की गारंटी है कि कोई भारतीय नागरिक कहीं भी हो, उनकी गारंटी है कि हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे वहाँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम जो हैं आज एक पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट है, पीपल सेंट्रिक मिनिस्ट्री है। हमारे लिए सबसे बड़ा रिसोर्स जो है हमारे लोग ही, और हम उन पे पूरा भरोसा करते हैं, और हमारी जो भी नीति जो बनेगी वो उन्हीं पे केंद्रित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए जयशंकर जी। हम ये उम्मीद रखेंगे कि थर्ड टर्म में कुछ नया बिल्कुल पॉलिसी आए, और जैसे आप बता रहे हैं कि गारंटी हमेशा बनी रहे आपकी सरकार की ओर से। थैंक यू। नमस्कार।